नमस्कार। आज हम लोग एकांकी संचय के पाठ 3 मातृभूमि का मान, जिसके लेखक है हरिकृष्ण प्रेमी जी, वो ड्रामा पढ़ेंगे, वो नाटक पढ़ेंगे। पहले हम पात्र परिचय देख लेते हैं, कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। ये हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। पात्र परिचय: राव हेमू, बूंदी का शासक मतलब बूंदी का राजा। अभय सिंह, मेवाड़ का सेनापति। महाराणा लाखा, मेवाड़ का शासक। शासक मतलब राजा, मतलब महाराणा लाखा के का सेनापति कौन है? अभय सिंह। वीर सिंह, मेवाड़ की सेना के एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला। ध्यान दीजिएगा, ये जो वीर सिंह है मेवाड़ की सेना में एक सिपाही है, लेकिन रहने वाला कहां है? बूंदी का रहने वाला है, अर्थात राव हेमू के यहां का रहने वाला है, लेकिन वह सैनिक कहां पर है? मेवाड़ में, अर्थात महाराणा लाखा की सेना में है। अब मैं आपको पूरे ये पात्र परिचय मैंने जो थोड़े में बताया, अब मैं उसके बारे में डिटेल में बताता, क्योंकि परीक्षा में अक्सर कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं, पात्र के बारे में पूरी जानकारी मांगते हैं, तो आप ये पूरा लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। राव हेमू बूंदीगढ़ का शासक है, जो स्वयं में वीरता एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। वह वीर हाड़ाओं का वंशज है। बूंदी के लोगों को हाड़ा भी कहा जाता है, और कहा जाता है ये युद्ध में यमराज से भी नहीं डरते, बड़े वीर होते हैं, मतलब अंतिम समय तक, आखिरी सांस तक लड़ते हैं, वो किसी से हार नहीं मानते हैं। देखते हैं राव हेमू के बारे में। राव हेमू बूंदीगढ़ का शासक है, जो स्वयं में वीरता एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। वह वीर हाड़ाओं का वंशज है। इस प्रकार राव हेमू स्वतंत्रता, स्वाभिमान, साहस, देशभक्ति, वीरता एवं पराक्रम का प्रतीक है। उसमें यह मानवीय मूल्य कूट कूट कर भरे, मतलब ये क्वालिटी उसके अंदर है। महाराणा लाखा के बारे में हम देखेंगे। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के राजा है। वह एक सच्चे राजपूत है। वह वचन दे देते हैं, उसे पूरा करके ही दम ले लेते हैं, मतलब एक बार जो तय कर लेते हैं, एक बार जो वचन दे देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, उसको पूरा करके ही सांस लेते हैं। महाराणा लाखा राजपूतों की एकता तथा अखंडता के पक्षधर थे, मतलब वो क्या चाहते थे? सभी राजपूत एक हो जाए, एक अनुशासन में रहे। वह एक साहसी, पराक्रमी, वीर, देशभक्त तथा देश प्रेमी थे। साथ ही हट्ठी थे, थोड़ा जिद्दी थे, तथा कुछ हद तक अविवेकी भी थे। अविवेकी मतलब जोश में निर्णय ले लेते थे, बिना सोचे समझे ही डिसीजन ले लेते थे। अंत में वह अपनी गलती को स्वीकार करके अपने उदार तथा निष्कपट होने का परिचय देते हैं। अभय सिंह मेवाड़ राज्य के सेनापति, महाराणा लाखा के सेनापति हैं। वह महाराणा लाखा के विश्वास पात्रों में से एक है, मतलब ये भरोसेमंद आदमी है महाराणा लाखा के। उनके स्वभाव में, अभय सिंह का जो स्वभाव है, जो नेचर है, बहुत धैर्य, बहुत संयम, सहनशीलता, सूझबूझ तथा विवेक भी है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अभय सिंह वीर तो थे ही, साथ ही साथ समझदार, विवेकशील, दूरदर्शी एवं देशभक्त सेनापति भी थे, और अपनी राजा का आज्ञाकारी भी थे। वीर सिंह, मैंने आपको पहले वीर सिंह के बारे में बताया कि ये बूंदी का रहने वाला है, अर्थात ये राव हेमू के यहाँ का रहने वाला है, लेकिन ये मेवाड़ की सेना में है, अर्थात महाराणा लाखा की सेना में। वीर सिंह जैसा नाम है वैसा वीर भी है। देखते हैं इनके बारे में। वीर सिंह मूलतः बूंदी का रहने वाला एक युवक था, जो कि मेवाड़ की सेना में एक सिपाही था। अपने नाम के अनुरूप वह एक वीर सैनिक था, तथा अपनी मातृभूमि बूंदी से बहुत प्रेम करता था। अतः कहा जा सकता है कि वीर सिंह एक वीर, पराक्रमी, एक महान देशभक्त युवक होने के साथ साथ देश प्रेमी तथा साहसी सैनिक भी था। चारडी के बारे में ध्यान दीजिएगा। चारडी राजाओं की गौरव गाथा गाने वाली स्त्रियां, गौरव गाथा मतलब उनकी प्रशंसा करने वाली स्त्रियां, जो नाच गा करके अपने राजाओं की प्रशंसा करती हैं, उनकी वीरता का बखान करती है। वीर सिंह के कुछ साथी लोग भी हैं। इस एकांकी को शुरुआत करने से पहले
मैं चाहूंगा आपको थोड़ा सा इसके समरी अर्थात सारांश बता दूं, जिससे कि आपको ये एकांकी समझने में परेशानी न हो। इस एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह तथा उसके साथियों के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह के द्वारा बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे कि राजपूतों की बिखरी हुई तथा असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। लेकिन राव हेमू ने यह कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि बूंदी महाराणा का आदर तो करता है, पर वह अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। बूंदी की प्रजा शक्ति नहीं बल्कि प्रेम का शासन चाहती है। यह समाचार सुनकर महाराणा लाखा ने क्रोधित एवं अपमानित होकर प्रतिज्ञा की कि जब तक वह बूंदी के किले पर सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मेवाड़ में ही बूंदी का एक नकली दुर्ग बनवाया जाता है। वीर सिंह और उसके कुछ साथियों को, जो कि बूंदी के ही रहने वाले हाड़ा राजपूत थे, नकली युद्ध करने के लिए नकली दुर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन युद्ध के शुरू होते ही एक वास्तविकता सामने आ जाती है। हाड़ा राजपूत सैनिक वीर सिंह दुर्ग में प्रवेश करते ही अपने साथियों को बूंदी के उस नकली दुर्ग की भी रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके कुछ साथियों के मन में शंका होती है कि वे महाराणा के नौकर हैं, अतः उनके विरुद्ध तलवार उठाना क्या उचित होगा। वीर सिंह उन्हें समझाते हैं कि वे हमेशा महाराणा के प्रति वफादार रहे, लेकिन जब उनकी जन्मभूमि बूंदी के मान का प्रश्न है तो बूंदी की रक्षा करना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। अतः वीर सिंह और उसके साथी बूंदी के उस नकली किले को भी अपने प्राणों से प्रिय मानकर उसकी रक्षा करते हुए अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अंत में मेवाड़ की भारी सेना के साथ युद्ध करते हुए वे मारे जाते हैं। महाराणा को वीर सिंह तथा उसके साथियों के मारे जाने का दुख होता है। दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराई जाती है, लेकिन महाराणा कहते हैं कि इस विजय में उनकी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने, अहंकार ने कितनों की जान ले ली। वे वीर सिंह के शव के पास बैठकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। राव हेमू कहते हैं कि वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है तथा यह दिखा दिया है कि सभी राजपूत अपने देश, जाति और वंश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक हैं। इस प्रकार वीर सिंह तथा उसके साथियों के बलिदान से सभी राजपूतों को एकजुट होकर रहने का संदेश मिला है। अब मैं आपको इस एकांकी को आगे कंटिन्यू पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये राव हेमू जो हैं, ये बूंदी के शासक हैं, मैंने आपको बताया, और इनको हाड़ा भी कहते हैं, हाड़ा वंश भी कहते हैं। चाहे राव हेमू हो चाहे महाराणा लाखा हो, महाराणा लाखा के लोगों को सिसोदिया वंश कहते हैं, लेकिन ये सभी राजपूत हैं। उस समय क्या था, सभी राजपूत अलग अलग किंगडम के राजा थे, अलग अलग राज्यों के राजा थे। एक अनुशासन की कमी थी। इस अनुशासन की कमी की वजह से वो विदेशी शक्तियों का सामना नहीं कर पाते थे। करते थे, लेकिन कैसा, जिस तरह से करना चाहिए पूरी शक्ति के साथ, एक एकता के साथ में, एक अनुशासन के साथ में, वो कमी थी। तो यहां पर महाराणा लाखा जो हैं, महाराणा लाखा जो मेवाड़ के राजा हैं, वे काफी शक्तिशाली राजा हैं। उनके पास काफी सेना, हथियार, सब चीज है। तो वे क्या चाहते हैं कि सभी राजपूत एक साथ हो जाए, एक सूत्र में बन जाए, एक धागे में आ जाए। अर्थात वो चाहते हैं कि सभी राजपूत महाराणा लाखा अर्थात मेवाड़ के ऊपर निर्भर हो जाए, और मेवाड़ जो है सभी राजपूतों के केंद्र रहे, अर्थात चित्तौड़ जो है वो केंद्र रहे। तो सब एक साथ एक अनुशासन में रहेंगे तो विदेशी शक्ति का सामना कर लेंगे। तो यही प्रस्ताव लेकर महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह को बूंदी भेजा, और बूंदी भेजा तो एक कमरे में ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत चल रही है। चलिए देखते हैं। पहला दृश्य, पहला सीन।
आपको इस ड्रामा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, ये आपको कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिन करनी पड़ेगी। ये स्टेज पर एक प्रोग्राम चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, जिसको आप इमेजिनेशन करिए। पहला सीन है स्टेज पर, स्थान जगह बूंदीगढ़, बूंदी का किला। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह जी जो मेवाड़ के सेनापति हैं, अभय सिंह जी, वो बूंदी के राजा के पास, बूंदी का राजा कौन था, शासक राव हेमू, उनके पास ये प्रस्ताव लेकर गए हैं कि आप, अर्थात बूंदी जो है वह मेवाड़ के अधीन हो जाए, अर्थात गुलाम हो जाए, उसको फॉलो करे। स्थान बूंदी के राव हेमू, बूंदीगढ़, बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह, महाराव, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश मतलब महाराणा लाखा के लोग, अर्थात मेवाड़ के लोग। अभय सिंह बोलते हैं महाराव, महाराज, सिसोदिया वंश हाड़ाओं को, हाड़ाओं मतलब बूंदी के लोगों को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। आदर मतलब सम्मान, स्नेह मतलब प्रेम की दृष्टि से देखता है। अर्थात क्या कन्वर्सेशन, क्या बातचीत हो रही है दोनों जन में। अभय सिंह जो है बूंदी के राव हेमू के पास ये प्रस्ताव लेकर गए हैं कि आप हमारी मेवाड़ के अधीन हो जाइए। तो अभय सिंह कहते हैं महाराव, अभय सिंह बूंदी के राजा को कहते हैं महाराव, महाराज, सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू कहते हैं तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता, अधीनता मतलब गुलामी स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं। जब अभय सिंह कहते हैं कि महाराज, हम सिसोदिया वंश अर्थात महाराणा लाखा के वंश आप लोगों को बहुत ही सम्मान की नजरिए से देखते हैं, तो राव हेमू भी उत्तर देते हैं, तो जब आप हमें प्रेम करते हैं, हमें सम्मान की नजरिए से देखते हैं, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं। अभय सिंह, महाराज, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न, असंगठित, छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, असंगठित मतलब बिखरी हुई, अनऑर्गेनाइज शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकते हैं। अभय सिंह बोलते हैं महाराज, इसलिए आपको अधीन होने के लिए कह रहे हैं कि हम राजपूत सभी अलग अलग हो गए, अनऑर्गेनाइज हो गए, जो एक अनुशासन में नहीं है, जिसकी वजह से हम विदेशी शक्तियों का सामना नहीं कर पाते, हम उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमें उनके सामना करने के लिए, उनसे डट कर लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, अर्थात हमें संगठित होना पड़ेगा। अभय सिंह बोलते हैं महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि, अत्यंत आवश्यकता मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी शक्ति का केंद्र, सेंटर के अधीन रखें। अधीन मतलब के ऊपर डिपेंडेंट रखें, मतलब हम अपनी एक ही शक्ति, एक ही केंद्र को पूरी शक्ति माने और उस केंद्र के बात को फॉलो करें, उसके अनुशासन पर चले। वह केंद्र होगा कौन सा, चित्तौड़, अर्थात महाराणा लाखा का मेवाड़, अर्थात महाराणा लाखा का मेवाड़। तो इसीलिए बोलते हैं अभय सिंह, महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू बोलते हैं और वह केंद्र है चित्तौड़। अच्छा, वह केंद्र रहेगा चित्तौड़, मतलब चित्तौड़ ही है। अभय सिंह बोलते इसमें भी कोई संदेह है। अभय सिंह बोलते इसमें भी आपको कोई शंका है। महाराव, चित्तौड़ का गत, गत मतलब बीता हुआ, जो पास्ट था, गौरव से भरा था, अभिमान से भरा था, शक्ति से भरा था, उसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत शक्तिशाली है। वो पास्ट वापस आ गया, उसकी गौरव जो पुरानी थी वो वापस आ गई है, वो वापस से शक्तिशाली बन गई है। तो अभय सिंह बोलते इसमें भी कोई संदेह है महाराव, चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौट आया, मतलब चित्तौड़ का बीता हुआ जो समय था वो वापस आ गया है।
जो राजवंश, राजवंश मतलब रॉयल फैमिली, पहले मेवाड़ के अधीन थे, जो पहले राजवंश, जो राजाएं और राजाओं के राज्य जो मेवाड़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज भी सदा से मेवाड़ के आश्रित, मतलब उसने कहा अभय सिंह ने कि ये जो मेवाड़ का जो पास था बहुत गौरव से भरा था, शक्ति से भरा था, वो शक्ति और वो गौरव वापस आ गया है। तो पहले जिस प्रकार से सभी राजा मेवाड़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, और बूंदी भी मेवाड़ के ऊपर निर्भर था, तो महाराणा लाखा चाहते कि बूंदी भी वापस से उनके ऊपर निर्भर हो जाए। राव हेमू बोलते बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित। राव हेमू व्यंग्य करते, क्या बात करते, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, मेवाड़ के ऊपर डिपेंडेंट, उसका गुलाम, निर्भर, यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश, हाड़ा वंश मतलब बूंदी के लोग, राव हेमू के लोग, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो, चाहे मेवाड़ के महाराजा हो। अभय सिंह बोलते हैं महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है। अभय सिंह बोलते हैं महाराज आप मेरी बात को समझो, आज सभी राजपूत जो हैं सबको एक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एकता की माले में आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है, मतलब जो व्यक्ति शक्तिशाली जो है वह है महाराणा लाखा, जो सभी को एक कर सकते हैं वह है महाराणा लाखा। राव हेमू कहते हैं ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, ताकत की बात छोड़ो कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, हर राजपूत शक्तिशाली है और उसको अपनी शक्ति और आक्रामकता पर पूरा विश्वास है। ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज, नाज अर्थात अभिमान है। इतने बड़े दम, इतने बड़े झूठा घमंड को मेवाड़ अपने आश्रय न दे, मतलब अपने अंदर यह आश्रय न दे कि सिर्फ वही एक शक्तिशाली है, बाकी राजपूत नहीं है, सभी राजपूत शक्तिशाली हैं। इसी में उसका कल्याण है, इसी में उसका भलाई है। रह गई बात एक माला में गुथने की, रह गई बात एकता की, एक साथ आने की, तो वह माला बनी है, वह हम ऑलरेडी एक है। जब भी कोई विदेशियों का हमला होता है तो हम एक होकर के उसका सामना करते हैं। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया, मतलब जो एकता थी राजपूतों की उसको तोड़ने की शुरुआत हो गई। कैसे तोड़ने की शुरुआत हो गई? जो बूंदी के जो राजा हैं उनके पास यह जो प्रस्ताव भेजा गया है, मेवाड़ के महाराणा लाखा ने जो प्रस्ताव भेजा है कि बूंदी जो है मेवाड़ के अधीन हो जाए, अर्थात बूंदी के राजपूत मेवाड़ के ऊपर निर्भर हो जाए, तो वही बोलते हैं ऐसी सोच के वजह से ही ये एकता टूटने को आ गई है। अभय सिंह बोलते हैं किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश को टुकड़े किए हुए। अभय सिंह बोलते हैं समस्या ये नहीं है, हर राजपूत अपने अपने तरीके से चलते हैं, तो डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी है। उस अनुशासन की कमी की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं और विदेशियों का बराबर तरीके से सामना नहीं कर पाते हैं। राव हमें बोलते हैं प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है। हम प्रेम का अनुशासन, हम किसी के साथ प्रेम से जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर कोई शक्ति का नहीं, अगर कोई शक्ति से, कोई ताकत से, कोई डरा करके हमें अपने ऊपर अपने साथ जोड़ना चाहता हो तो वो हम नहीं करेंगे। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जात भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ राव हेमू ने कहा अगर महाराणा लाखा को अपने ही जात भाइयों, मतलब अपने ही राजपूतों पर अगर ताकत आजमाना, मतलब उनसे युद्ध करना है, हम ही से युद्ध करना है, तो उससे कोई नहीं रोक सकता। देखो कैसे युद्ध होगा मैं आपको बता देता हूं। पहले के जमाने में क्या होता था, किसी राज्य के ऊपर कोई हमला करना हो या कुछ भी करना हो, सबसे पहले संदेश भेजा जाता था। तो यहां पर क्या है, महाराणा लाखा ने अपने सेनापति से यह मैसेज भेजा, यह संदेश भेजा है कि आप बूंदी जो है, बूंदी के लोग जो है वो मेवाड़ के ऊपर निर्भर हो जाए।
अगर इस प्रस्ताव को राव हेमू ठुकरा देंगे तो फिर युद्ध होगा, फिर महाराणा लखा अपनी सेना लेकर के आएंगे, युद्ध करेंगे और इनको अपने कब्जे में करने को सोचेंगे। तो इसीलिए यहां पर राव हेमू कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जात भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है। उसने कहा बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह सभी राजपूतों का और राजाओं का सम्मान करेगा। अधीन होकर, गुलाम होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह बोलते हैं तो मैं जाऊं। अभय सिंह का क्या कहना है, तो मैं जाऊं मतलब आपका यही आखिरी फैसला है। राव हेमू बोलते हैं आपकी मर्जी। राव हेमू क्या कहते हैं, आपकी मर्जी, आपकी जो इच्छा है। दोनों तरफ प्रस्थान, दोनों चले जाते हैं और आखिरकार में अभय सिंह अपने राज्य में आते हैं और महाराणा लाखा को राव हेमू का अर्थात बूंदी के राजा का जो संदेश दे देते हैं। तो मेवाड़ के लाखा क्या है, वो युद्ध की तैयारी करते हैं, अपनी सेना लेकर के निकल जाते हैं बूंदी के ऊपर हमला करने के लिए। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में हमला करने के लिए जाना तो मतलब आजकल की तरह हवाई जहाज ये सब साधन नहीं रहते थे। उस समय घोड़े और पैदल ही सब सैनिक यात्रा करते थे। तो एक जगह निमरा का मैदान था, एक निमरा मैदान था। उसी निमरा के मैदान में राजा जो है और उनके सैनिक सभी रात को टेंट में, शिविर में रुके। और ये बात तो बूंदी के लोगों को भी मालूम था कि महाराणा लाखा अपनी सेना के साथ उन पर हमला करेंगे। तो बूंदी के बारे में मैंने आपको पहले कहा, वो यमराज से भी नहीं डरते, अर्थात वो युद्ध में बहुत वीर हैं और अंतिम सांस तक लड़ते हैं। वो वीरता के लिए बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मेवाड़ के जो राजा है महाराणा लाखा और उनकी सेना निमरा के मैदान में टेंट लगा करके रात के समय विश्राम कर रही थी। तभी एकाएक बूंदी के सैनिक निमरा के मैदान में मेवाड़ के सेना पर टूट पड़े। अचानक हमले से सैनिक संभल नहीं पाए और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। महाराणा लाखा तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, उनकी भले सेना भाग गई थी, राजपूत कभी मैदान छोड़ते नहीं जल्दी। तो महाराणा लाखा जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके सेनापति और बाकी सैनिक उनको समझा बुझा करके उनको लेकर आ गए। ये महाराणा लाखा जो है अर्थात जो मेवाड़ के जो राजा है उनके जो पूर्वज थे अर्थात सिसोदिया लोग जो थे, वो उनके पूर्वज बहुत वीर योद्धा, उनका गौरव बहुत अभिमान से बड़ा था। इनके बापा रावल और वीरवर हामिद ये बहुत वीर योद्धा माने जाते थे। अब उनका खून, उनका रक्त महाराणा लाखा जिसको निमरा के मैदान में अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी, उनकी सेना भाग गई, तो उनके खानदान पर दाग हो गया। ये बात अपमानित हो गई, अपमान हो गए, क्योंकि उनको थोड़े से ही बूंदी के सैनिक उनको मैदान, निमरा के मैदान से भगा दिए। अब महाराणा लाखा अपने राज्य में आकर के बहुत चिंतित है, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वो अपनी जनता को, अपने मंत्रियों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या मुंह दिखाएं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सीन। दोनों का दो तरफ प्रस्थान। दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़। चित्तौड़ जो है मेवाड़ का राजधानी है। चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित, मैंने आपको बताया चिंतित क्यों थे। चिंतित इसीलिए है क्योंकि उनको निमरा के मैदान में अपनी जान बचा करके बूंदी के सैनिकों से भागना पड़ा, अर्थात बूंदी के सैनिकों से हार गए। इसके लिए वो बहुत चिंतित, बहुत शर्मिंदा थे। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं, बहुत चिंतित है, टहल रहे हैं। लाखा, महाराणा लाखा था और अपने आप से बात करते हैं। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में, गौरवपूर्ण इतिहास मतलब सम्मान से भरा हुआ इतिहास, गौरव से जो जिसका नाम लिया जाता था, जिस मेवाड़ के लोगों का, पूर्वजों का नाम सम्मान से लिया जाता था, मैंने उसके इतिहास में
कलंक का टीका लगाया। कलंक मतलब बदनामी का टीका लगाया। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने, मुट्ठी भर हाड़ाओं मतलब बूदी के कुछ सैनिकों ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव, आत्मगौरव मतलब आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंची, कितना दुख पहुंचा है, यह मेरा हृदय ही जानता है। तब तक अभय सिंह आ जाते हैं कमरे में। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना, अभिवादन मतलब महाराजा की जय हो, ये नमस्कार करना, प्रणाम करना। अभय सिंह बोलते हैं महाराणा लाखा को, महाराणा जी, महाराजा जी, दरबार के सभासद, कोर्ट के मेंबर लोग आपके दर्शन पाने को उत्सुक है, मतलब सभी कोर्ट में आपका इंतजार कर रहे हैं, सभी मंत्री आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराणा लाखा बहुत दुखी है, वो बोलते हैं सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बापा रावल और वीरवर हामिर का रक्त जिसकी धमनियों में, जिसकी नसों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय भाग जाए, वो अपने प्राण बचाने के लिए भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है, यह कितने अपमान की बात है, कितने शर्म की बात है। अभय सिंह धैर्य दिलाने की कोशिश करते हैं, अपने राजा को समझाने की कोशिश करते हैं। अभय सिंह बोलते हैं किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? अभय सिंह बोलते हैं इतनी सी बात के लिए आप इतना दुखी क्यों होते हैं? आप दुखी मत होइए महाराणा, आप इतनी सी बात के लिए दुखी मत होइए। हाड़ाओं ने रात के समय, हाड़ाओं ने मतलब बूदी के लोगों ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर, हमारे सैनिक पड़ाव पर, हमारे टेंट पर, हमारे कैंप पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। आकस्मिक धावे से, अचानक हमले से घबरा कर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। अचानक हमला हुआ, इसीलिए हमारे सैनिक समझ नहीं पाए, इसीलिए मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर, आप तो तब भी जान पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। लोहा लेना मतलब आप तो मैदान छोड़कर भागना ही नहीं चाहते थे, आप तो वहां से राव हेमू से और उनकी सेना से मुकाबला करना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? इसमें मेवाड़ के इतिहास में, अभिमान में, सम्मान में कोई कमी नहीं है, आप इसकी चिंता न करें। तो महाराणा लाखा बोलते हैं जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। ध्यान देना, महाराणा लाखा बोलते हैं कि जिनकी खाल मोटी होती, मतलब जो बेशर्म व्यक्ति होते हैं, सेमलेस पीपल होते हैं, उनके लिए, उनके जीवन में कोई घटना घट जाए उस बेशर्मों को, तो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा इतिहास जो है और मेरे पूर्वजों का जो इतिहास है सम्मान से भरा है, मैंने उसमें दाग लगा दिया है, बदनामी का दाग लगा दिया है। तो महाराणा लाखा बोलते हैं जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, बदनामी, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को, जो सम्मान को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। यह कैसी उपहासजनक बात है, कितनी हंसी की बात है, कितनी मजाक की बात है। मैं आपको बता देता हूं कि जो राजपूत होते हैं वो सम्मान को सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। सम्मान के लिए वो अपने आप को भी बलिदान दे देते हैं। तो यहाँ महाराणा लाखा वही बोलते हैं कि जिनकी खाल मोटी होती है, जो बेशर्म व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई भी बात में, कोई भी बदनामी में, कोई भी कलंक के अपमान में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सम्मान को प्राणों से ज्यादा समझते हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें। यह कैसी उपहासजनक, कैसी हंसी की बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीकों को धो डालना चाहता हूं। कौन सा कलंक? वही निमरा के मैदान में जो हार हुई है, मैदान छोड़कर भागे हैं। तो इसीलिए महाराणा कहते हैं ये जो दाग लगा है उसे मैं धो डालना चाहता हूं। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं, सिर पर लगे दाग को निकालना चाहता हूं, जो बदनामी लगी है उसे धो डालना चाहता हूं। अभय सिंह बोलते हैं मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। अभय सिंह बोलते हैं महाराजा आप आदेश दीजिए, हम आपके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मतलब हम बूदी से लड़ करके आपकी
के ऊपर जो कलंक लगा है उसको धोने के लिए तैयार हैं। महाराणा बोलते हैं हाँ, उनके पौरुष की, पौरुष मतलब उनके वीरता की, उनके वीरता मतलब उनके सैनिक की वीरता की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। आज सैनिकों की वीरता की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बापा का वंशज, यहाँ महाराणा लखा जोश में प्रतिज्ञा करते, देखो, महारावल बापा का वंशज संतान मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य सेना के साथ प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। ध्यान देना, यहाँ महाराणा लखा ने प्रतिज्ञा कर ली, जोश में आवेश में आकर के उन्होंने कहा कि आज मेरे सैनिकों की वीरता का परीक्षा का समय आ गया है। अपने पूर्वज की, अपने पिता की, अपने दादाओं की कसम खा के कहते हैं, मैं महारावल बापा का वंशज लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में, बूंदी के किले में सेना के साथ न पहुंच करके उसको अपने कब्जे में न ले लूं, अपने ऊपर निर्भर न कर लूं, तब तक मैं न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। अभय सिंह बोलते हैं महाराणा, अभय सिंह आश्चर्य हो जाते हैं, मतलब ये आवेश में क्या निर्णय ले लिया। अभय सिंह बोलते हैं महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? आपने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली एक छोटे से बूंदी को दुर्ग को विजय करने के लिए। बूंदी को उसकी धृष्टता, धृष्टता मतलब उसने जो गलत व्यवहार किया है, जो हम पर हमला किया, जो हमें हराया है, जो उसने अनुचित काम किया है, उसके लिए दंड दिया ही जाएगा, उसके लिए सजा दिया जाएगा। लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर है, मतलब कितने वीर, मतलब उनको जल्दी हराया नहीं जा सकता। भले छोटा राज्य है लेकिन वो बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े वीर हैं। और आपने जो निर्णय ले लिया, जब तक उनको न हरा दो, जब तक सेना के साथ बूंदीगढ़ में कब्जा न कर लो, तब तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। भले छोटा है लेकिन वो वीर हैं, उनको जल्दी हराया नहीं जा सकता। कितना लंबा समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। यहां वो अभय सिंह बोलते हैं महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में यम, यम मतलब यमराज, मौत से भी नहीं डरते वे। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, इसमें संदेह नहीं कि आखिर में जीत हमारी होगी, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। किंतु यह निश्चय पूर्वक एकदम भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा, इतना कठोर प्रतिज्ञा, भयंकर प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा बोलते हैं महाराणा लाखा, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या आपने कभी सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले, सूर्यवंश मतलब राजपूतों को सूर्यवंश कहा जाता है। महाराणा बोलते हैं आप क्या कहते हैं सेनापति, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया है? मतलब एक बार जो राजपूत कह देते हैं उस बात से कभी पीछे नहीं हटते। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए मतलब जान भले ही जाए, चली जाए, लेकिन बात से न जाए। मतलब एक बार जो कह देते हैं उसको प्राण देकर भी पूरा करते हैं। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र मतलब मुख्य सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल है। जो तीर तर्कस से निकलकर, जो तीर एरो होल्डर से निकल करके धनुष पर चढ़ करके निकल गई है, उसको बीच में नहीं रोका जा सकता। उसी प्रकार से मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है। जो तीर तर्कस से निकलकर कमान पर चढ़कर, धनुष पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी। देखो यहां महाराणा लाखा कहते हैं मुझे मालूम है मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि ससैन्य जब तक मैं वहां प्रवेश कर नहीं कर लेता बूंदी के किले पर, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूं। और इस बात की हाल के युद्ध में, अभी अभी जो युद्ध हुआ में पुष्टि भी हो चुकी, पुष्टि मतलब साबित हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन कमजोर नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा, मेरी झूठी प्रतिज्ञा नहीं है। हम राजपूत हैं, एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वह पूर्ण होनी ही चाहिए।
स्टेज पर संगीत सुनाई दे रहा है। स्टेज पे पीछे आपको इमेजिनेशन करना है। क्या है संगीत? ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये छाती में छेद कराकर, एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये संगीत कौन गा रहा है? ये चारडी गा रही है। ये कौन गा रहा है? चारडी। चारडी के बारे में मैंने आपको बताया था, राज्य की गायिका, जो राजाओं की वीर गाथा गाने वाली स्त्री है। तो ये स्टेज पर बैकग्राउंड में ये गाना सुनाई दे रहा है, आपको इमेजिनेशन करना है। अब मैं थोड़ा सा इस ऐसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक लाइन करके इसका बता देता हूं। नेपथ्य में गाना बज रहा है, महल में ही पीछे से गाना सुनाई दे रहा है। आपको कल्पना अर्थात इमेजिन करना है कि स्टेज से आवाज आ रही है, ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले। ये का मतलब है यहां पर सारे राजपूत। रत्न मतलब राजपूत को रत्न कहा गया, कीमती कहा गया है। इनसे दुनिया में उजियाला, इनसे दुनिया में उजियाला मतलब राजपूतों से दुनिया में उजियाला है, खुशियां हैं। तोड़ मोतियों की मतमाला मतलब ये जो मोती है, मतलब ये जो रत्न है, ये जो राजपूत है, इसको मत तोड़ो। ये चारडी बोल रही है, इनकी एकता को मत तोड़ो। ये छाती से छेद कराकर, ये छाती में छेद कराकर मतलब अपने हृदय से हृदय मिलाकर, एक हुए हैं हृदय मिलाकर। ये जो रत्न है, एक माला में बीच में छेद करके अंदर धागा डाला जाता है, रस्सी डाला जाता है, गूथा जाता है, उसी प्रकार से हर राजपूत दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, इसमें भेद मत डालो। चारडी अपने गाने से संदेश देती है, इनमें भेद मत डालो, तोड़ मोतियों की मत माला। ये बहुत कीमती माला है, बहुत कीमती एकता है, इसको तोड़ो मत, समझे? वापस ये जुड़ेगा नहीं। गाते गाते चारडी का प्रवेश, चारडी आती है। महाराणा लाखा बोलते हैं, तुम कुछ गा रही थी चारडी, तुम संपूर्ण राजस्थान को, संपूर्ण मतलब पूरे राजस्थान को एकता की श्रृंखला में, कड़ी में, जंजीर में, चेन में बांधकर देश की स्वाधीनता आजादी के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी। महाराणा लाखा बोलते हैं, तुम कुछ गा रही थी चारडी, तुम पूरे राजस्थान को एकता के जंजीर में बांधने की कोशिश कर रही थी और आजादी के लिए आजादी के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी। किंतु चारडी, मैं तो इस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। दो जातियों मतलब हाड़ाओं और सिसोदिया वंश में, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा है। ध्यान देना, महाराणा चारडी को कहते हैं, तुम कुछ गा रही थी चारडी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। चारडी बोलती है, ये आप क्या कहते हैं महाराणा, ये आप क्या कह रहे हैं? चारडी बोलती है, आप क्या कह रहे हैं महाराणा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके विवेक पर, आपकी बुद्धि पर सबको विश्वास है, आपके ऊपर हम सबको विश्वास है, आप ऐसा काम नहीं करेंगे, इस एकता को तोड़ने नहीं देंगे, राजपूतों में भेदभाव नहीं होने देंगे, दो जातियों में युद्ध नहीं होने देंगे। चारडी बोलती, आप क्या कहते हैं महाराज, आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं कि यद्यपि, बल्कि समय के फेर से, यह समय का खेल है, आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं। ध्यान देना, यहां चारडी क्या बोलती है कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति मतलब हाड़ा से शक्ति में भी ज्यादा हैं, और साधनों में मतलब हमारे पास तलवार, नेचुरल रिसोर्सेस, हर चीज ज्यादा है, हम उनसे उन्नत राज्य से छोटे, हमारा राज्य बहुत प्रगति वाला राज्य है, हम उनसे धनी राज्य हैं, फिर भी वे भी, भले उनके पास रिसोर्सेस कम है, तलवार, सेना, सैनिक ये सब कम है, लेकिन फिर भी वह वीर है। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में, जब भी मेवाड़ के ऊपर मुसीबत आई है, अर्थात महाराणा लाखा के राज्य के ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो हाड़ा लोग अर्थात बूंदी के लोग हमेशा सहायता देते रहे, हमारे साथ खड़ा रहे हैं।
मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे। यदि उनसे कोई धृष्टता, यदि उनसे कोई गलती बन पड़ी हो, अगर उनसे कुछ गलती हो गई, भूल चूक हो गई हो, तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे, राजपूतों में प्रेम का संबंध बना रहने दे। चारडी महाराणा लाखा को समझाती है। क्या कहती है चारडी? यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। महाराणा बोलते हैं, चारडी तुम बहुत देर आई। तुम बहुत देर आई मतलब मैंने प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि एक बार राजपूत जो प्रतिज्ञा कर लेते उसे तोड़ते नहीं है। अभय सिंह बोलते हैं, चारडी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदीगढ़ पर किला को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। तो अभय सिंह बताते हैं चारडी को कि वो इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। अभी उन्होंने जो तय कर लिया है कि बूंदी के अंदर सेना के सहित प्रवेश करेंगे, उस प्रतिज्ञा को कैसे तोड़े, क्योंकि राजपूत एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते। तो अभय सिंह वही जानकारी देते, चारडी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारडी बोलते, दुर्भाग्य, बैड लक, बहुत बुरा। उस कुछ सोच करके बोलती, महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष, इस दुश्मनी की आग को फैलने नहीं देगा, पसंद नहीं करेगा। चारडी बोलती है बहुत दुर्भाग्य, बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये एकता इस भाईचारे में को तोड़ने नहीं दूंगी। देश का कोई भी शुभ चिंतक मतलब वेल विशर, इस विद्वेष, इस ईर्ष्या को, इस दुश्मनी की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह बोलते, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए। लेकिन भले कुछ भी हो, अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, उसको तो पूरी होनी चाहिए। चारडी बोलते, उसका एक ही उपाय है, वह यह है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। चारडी यहां उपाय देती है इस प्रतिज्ञा को कैसे पूर्ण किया जाए। चारडी बोलते, एक काम करो, एक नकली दुर्ग बनाओ, एक बूंदी की तरह एकदम हूबहू एकदम किला बनाओ, फोर्ट बनाओ। महाराणा उसका विध्वंस करके, उसको डिस्ट्रॉय करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा यह प्रस्ताव, यह प्रपोजल स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके, उसको नाश करके, उसको डिस्ट्रॉय करके अपने व्रत मतलब अपने प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता मतलब बुरे व्यवहार का दंड दिए बिना मन को संतोष न होगा। जो हमें हराए हैं, जो हम पर हमला किए हैं, जब तक मैं उनको सजा न दे दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे मतलब व्यवस्था करे। मतलब यहाँ पर महाराणा लाखा चारडी के प्रस्ताव को मान जाते हैं कि ठीक है, नकली दुर्ग बनाया जाए, उसको नाश करके मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूं और फिर उनकी गलती का उनको सजा दूं। सबका प्रस्थान, सब चले जाते हैं।